अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के 4th चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में चूज द राइट आंसर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि वाइड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, कि वाइड मीडिया को और किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि वाइड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। सेकंड में हमसे कह रहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डैश कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट से मिलकर कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है? तो कम्युनिकेशन सिस्टम 5 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। थर्ड में हमसे कह रहा है बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस आर, कि फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस जो होते हैं किसी भी नेटवर्क के, वो कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं, परमानेंट, टेम्पररी या डिफरेंट? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है कि वो डिफरेंट होते हैं। फोर्थ में हमसे पूछ रहा है कि इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यू शुड ज्वाइन, कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को इनमें से कौन सा इदारा ज्वाइन करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है कि उनको इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इदारा ज्वाइन करना चाहिए है। उसके बाद अब नंबर 5 में हमसे पूछता है द टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब इज कॉल्ड, कि वो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जिसमें सारे कंप्यूटर्स किसी एक सेंट्रल डिवाइस से, जिसको हब भी कहते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है कि स्टार टोपोलॉजी में ऐसा ही होता है। नंबर 6 ऑप्शन में कहता है कि चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड, कि अगर किसी भी डाटा कम्युनिकेशन में शेप जो है सिग्नल का वो चेंज हो जाए सेंडर और रिसीवर के दरमियान, तो इसको क्या कहते हैं? ये इस नॉइस इंपेयरमेंट का नाम जो है वो डी ऑप्शन है, डिस्टॉर्शन। कि डिस्टॉर्शन वो इंपेयरमेंट होती है जिसमें सिग्नल का शेप सेंडर से ने जैसा भेजा होता है वैसा रिसीवर के पास रिसीव नहीं होता। 7th ऑप्शन में कहते हैं कि राउटर डिटरमाइंस डाटा पाथ टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स विच इज द, कि राउटर जो है वो किसी भी डाटा को सेंड करने के लिए कौन सा पाथ सेलेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है कि राउटर जो है वो हमेशा सबसे मोस्ट एफिशिएंट जो रूट होता है वो सेलेक्ट करता है डाटा पैकेट्स को सेंड करने के लिए। नंबर 8 में आपसे पूछते हैं कि कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग इज कॉल्ड, कि अगर डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मॉड्यूलेशन, कि जब भी डिजिटल सिग्नल एनालॉग में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। नंबर 9 में कहता है द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन एन IPv4 एड्रेसेस आर, कि कितने बिट्स आपके यूज होते हैं IPv4 एड्रेस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 32 बिट्स। लास्ट में आपसे पूछता है द लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन सिग्नल रेफर्स टू, कि अगर डाटा कम्युनिकेशन में सिग्नल की एनर्जी लॉस्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, उसे एटीन्यूएशन कहते हैं। तो एटीन्यूएशन वो इंपेयरमेंट होती है जिसकी वजह से किसी भी सिग्नल की एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनीवन, कि किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या खूबियां होती हैं उनकी लिस्ट बनाइए और किसी एक की वजाहत कीजिए। तो हमने तीनों प्रॉपर्टीज की जो कि किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम में मौजूद होती हैं उनकी एक्सप्लेनेशन इसलिए कर दी है कि जो सा आपको आसान लगे वो आप याद करके पेपर में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो कोई भी जो एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर 3 अहम बातें होना बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चीज कि उसकी एबिलिटी, कि वो वक्त पर डाटा की ट्रांसमिशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी कि उसके अंदर डाटा की ट्रांसमिशन पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इसको हम डिलीवरी भी कहते हैं, कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम डाटा को डिलीवर करने की सलाहियत रखता है तो ये उसकी पहली अहम खूबी है। सेकंड, उसकी एक्यूरेसी, कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो डाटा सेंड कर रहा है वो उसको एक्यूरेटली और सही डेस्टिनेशन पे सेंड कर रहा है, उसमें कोई इंपेयरमेंट तो नहीं है डाटा के सेंड करने में। तो ये जो सेकंड खूबी है इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसने डाटा को एक डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर अंदर सेंड करना होता है। अगर वक्त पे नहीं पहुंचाएगा डाटा तो उससे जो है वो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं कंसीडर किया जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग सिंगल एग्जाम्पल, कि किसी एक एग्जाम्पल की मदद से बताइए कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से अहम कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम 5 अहम कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ये जो 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहले आता है डाटा, क्योंकि अगर डाटा नहीं होगा तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं क्रिएट कर सकते। ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन आपने सेंड करनी होगी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डाटा। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो डाटा को सेंड करने वाला, जिसको हम सेंडर भी कहते हैं। तो सेंडर कोई भी ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से आप अपना मैसेज किसी नेक्स्ट पर्सन को, जो कि रिसीवर कहलाता है, उसको आप सेंड करते हैं। फिर उसके बाद आपको मैसेज सेंड करने के लिए ऑब्वियसली किसी चैनल की या मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिसके जरिए डाटा आपका ट्रांसफर होगा। तो वो मीडियम जो होता है वो या तो वायर्ड मीडियम भी हो सकता है या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। तो किसी भी मीडियम के जरिए आप अपना मैसेज ट्रांसफर करेंगे। ड्यूरिंग मैसेज ट्रांसफर आपको कुछ खास उसूल और कवायद को फॉलो करना पड़ेगा, जिनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे व्हाट्सएप में जब आप यूज करते हैं मैसेजेस वगैरह, तो उसमें सबसे पहले चैट से ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो उनको इनक्रिप्ट करके सेंड करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम इंटरनेट पे कोई भी चीज जो है ना ब्राउज करते हैं या कोई भी अपना डाटा अपलोड करते हैं, तो इंटरनेट पे यूज करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल्स को यूज करना पड़ता है, जिनको TCP/IP प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल्स को उसूल और कवायद होते हैं जिसके जरिए कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। सबसे आखिरी जो हमारे पास कंपोनेंट है उसका नाम होता है रिसीवर, यानी कि वो बंदा या वो डिवाइस जो कि हमारे भेजा हुआ मैसेज, हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो वो डिवाइस रिसीवर कहलाता है। ओके, अब एग्जाम्पल से कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसकी सबसे आज के दौर में बेहतरीन मिसाल ये है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस में टीचर जो आपको टीच कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप्स की मदद से, तो उनका जो लैपटॉप होता है वो एक सेंडिंग डिवाइस का काम कर रहा होता है, और उसके ज़रिए जो भी वो आपको लाइव क्लासेस ले रहे हैं, जो भी टीचिंग कर रहे हैं, तो उनकी जो वॉइस होती है वो सारा वो वॉइस और पिक्चर्स या प्रेजेंटेशन का जो डाटा होता है वो सब डाटा कहलाता है। तो ये तो 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक तो सेंडर उनका लैपटॉप और डाटा जो भी जो है वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद आप वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो आप तक इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है वो एक अनगाइडेड वायरलेस मीडियम के जरिए पहुंचती है। और राउटर्स जो होते हैं वो इंटरनेट पे डाटा अपलोड करते वक्त इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जिनको हम TCP/IP प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर इन्हीं प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए रिसीवर भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करता है, यानी जो स्टूडेंट लेक्चर सुन रहा होता है, देख रहा होता है, तो उसके भी लैपटॉप के अंदर जो होता है वो डाटा ओवर द इंटरनेट इन्हीं प्रोटोकॉल्स की मदद से रिसीव होता है। और रिसीवर जो स्टूडेंट होता है उसका लैपटॉप जो होता है वो हमारे पास एक 5th कंपोनेंट रिसीवर का काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 5 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहता है राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस, के दिए हुए नेटवर्क डिवाइसेस के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला नेटवर्क डिवाइस जो है वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका काम सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करना होता है। डाटा कम्युनिकेशन के दौरान कभी जो अब लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करनी हो, तो हमारे पास जो सिग्नल जो सेंडर सेंड करता है वो रास्ते में मीडियम के अंदर अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर देता है, मीडियम की रेजिस्टेंस की वजह से, तो जिसकी वजह से लॉन्ग रेंज पर उस सिग्नल को सेंड करना मुमकिन नहीं होता, तो सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप होने लगते हैं। तो सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। तो एम्पलीफायर्स जो होते हैं जो सिग्नल की वीक एनर्जी होती है उस वीक सिग्नल को रिसीव करके उसकी एनर्जी को एम्पलीफाइड करते हैं और फिर उसको आगे लॉन्ग रेंज पर भेज सकते हैं, यानी कि एनर्जी बूस्ट होने के बाद वो सिग्नल दोबारा से जो है वो आगे एक लंबा डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसलिए मुख्तलिफ कम्युनिकेशन टावर्स पर एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके और लॉन्ग रेंज पर वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। इस प्रोसेस को जिसके जरिए हम किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं उसको एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास राउटर। राउटर एक ऐसा जो है नेटवर्क डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम 2-3 नेटवर्क्स को
कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये 2-3 ऑलरेडी क्रिएटेड नेटवर्क्स के दरमियान लिंक का काम करता है और इस लिंक की मदद से 2 नेटवर्क्स के दरमियान डाटा सेंड किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। और जब किसी भी राउटर की मदद से डाटा सेंड और रिसीव किया जाता है तो ये हर दफ़ा 2 नेटवर्क्स के दरमियान सबसे ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट करता है डाटा की ट्रांसफ़र के लिए, ताकि डाटा सेफली और बिना किसी इम्पेयरमेंट के एक से दूसरे नेटवर्क पे सेंड किया जा सके। इसी वजह से राउटर को नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर डिवाइस भी कहा जाता है। उसके बाद अगली जो डिवाइस है उसका नाम है स्विच। स्विच एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि बिल्कुल जैसे राउटर 2 नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करता है, स्विच जो होता है वो नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करने का काम करता है। स्विचेस हों या हब हों या राउटर्स हों, तीनों ही नेटवर्क डिवाइसेस हैं और तीनों वैसे बज़ाहिर जो है वो एक ब्रिज का काम करते हैं 2-3 डिवाइसेस के दरमियान। तीनों में सिर्फ टेक्निकल ये फ़र्क है कि जो हमारे पास राउटर होता है वो 2 नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करता है, ये ज़रा एडवांस डिवाइस होता है और इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी होती है। स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि कोई भी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए डिवाइसेस के दरमियान यूज़ होता है। जब कोई भी डिवाइस स्विच से कनेक्ट होता है तो स्विच उसका मैक एड्रेस, जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहा जाता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इसका ये फीचर होता है कि ये जब भी कभी किसी ने नेटवर्क पे डाटा सेंड करना होता है या शेयर करना होता है तो जो डिवाइस या जो हमारे पास कंप्यूटर्स को डाटा को सेंड करता है ये उसके मैक एड्रेस से डाटा को ले करके एग्जैक्टली जिस डेस्टिनेशन पर डाटा सेंड करना होता है उस मैक एड्रेस पर डाटा को सेंड करता है। यानी नेटवर्क में सारे बाकी जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, सिर्फ जिस डेसिग्नेटेड मैक एड्रेस पे डाटा भेजना होता है सिर्फ वहीं जाती है। इससे टाइम भी बचता है और डाटा सेफली एंड सिक्योरली ओवर द नेटवर्क सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। जबकि हब जो होती है वो एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो कि काम तो बिल्कुल स्विच और राउटर की तरह करती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जब इस पे कोई डाटा सेंड किया जाता है तो ये डाटा की कॉपी करके नेटवर्क पे कनेक्टेड तमाम डिवाइसेस को वो डाटा की कॉपी सेंड कर देता है। अब जिसको उसकी ज़रूरत हो या ना हो ये सबके पास जो है उसकी डाटा की एक कॉपी सेंड कर देता है। तो ये हब का काम होता है। तो ये हमारे पास 4 नेटवर्क डिवाइसेस जिनकी आपसे पूछा गया था एक्सप्लेनेशन, ये उनके फंक्शन हैं। ओके, 4th क्वेश्चन हमसे कहता है लिस्ट द कॉजेस ऑफ सिग्नल इम्पेयरमेंट्स एंड एक्सप्लेन एनीवन। तो सबसे पहले सिग्नल इम्पेयरमेंट क्या होती है? जब भी किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम सिग्नल ट्रैवल करते हैं सेंडर से रिसीवर के दरमियान, तो अगर वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्वालिटी एक जैसी मेंटेन ना हो तो उसको हम कहते हैं सिग्नल इम्पेयरमेंट। यानी जिस क्वालिटी में डाटा ट्रांसफ़र किया था सेंडर ने उस क्वालिटी में रिसीव ना हो तो उस सिग्नल इम्पेयरमेंट की वजह से होता है। सिग्नल इम्पेयरमेंट की 3 वजूहात होती हैं। पहली कहलाती है एटीनुएशन, दूसरी कहलाती है डिस्टॉर्शन और तीसरी कहलाती है नॉइस। तो सबसे पहले बताते हैं कि एटीनुएशन क्या होती है। अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एटीनुएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, और इसमें होता यह है कि आपका जो मीडियम होता है उसमें सिग्नल रेजिस्टेंस की वजह से रास्ते में मीडियम की अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से सिग्नल जो होता है वो वीक हो जाता है। तो लिहाजा वो लॉन्ग रेंज या लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं कर सकता। तो सिग्नल को आगे फर्दर लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो है बीच में एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं जो इस एटीन्यूएशन को ख़त्म कर देता है। यानी सिग्नल की जो एनर्जी लॉस हुई होती है उसको एनर्जी को बूस्ट करके उसको आगे भेजने के लिए तैयार करता है। दूसरी जो हमारे पास इम्पेयरमेंट होती है सिग्नल में वो कहलाती है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ से कोई सिग्नल सेंड किया है जो कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज का एक कॉम्पोजिशन था, यानी कंपोजिट सिग्नल था, तो यहाँ से आपने जब जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है वो रिसीवर के पास बिल्कुल वैसी हालत में ना पहुँचे बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसीज आगे पीछे होकर पहुँचे, तो वो जो पिक्चर होती है, वो जो इमेज होता है आपका जो कि आपने भेजा होता है, वो एक डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी कि वो देख करके उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन में जब किसी भी कंपोजिट सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज आगे पीछे हो जाती हैं और फिर वो रिसीवर को वो उस क्वालिटी की पिक्चर या उस क्वालिटी का वो डाटा रिसीव नहीं होता जैसे सेंडर ने भेजा है, तो इस इम्पेयरमेंट को सिग्नल की डिस्टॉर्शन कहा जाता है। यानी ये समझ लें कि मुख्तलिफ हिस्सों का आगे पीछे पहुंचना जिसकी वजह से जो है वो तस्वीर क्लियर नहीं हो पाती।
अब आपकी पिक्चर में पता है पहले आपकी खोपड़ी आएगी, फिर हाथ, फिर पैर। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो अगर पर्टिकुलर जगह पर ना हो, सर की जगह पे हाथ आ रहे हो और हाथ की जगह पे पैर आ रहे हो, तो फिर वो तस्वीर आपकी इंसानों जैसी तो नहीं लगेगी। तो ये भी एक तरह की डिस्टॉर्शन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी किस्म के सिग्नल के बीच में या बैकग्राउंड में हम कोई ऐसे अनवांटेड सिग्नल्स की आवाज़ महसूस करते हैं जो कि उसमें नहीं होने चाहिए, तो जो ओरिजिनल डाटा होता है वो 2-3 किस्म की नॉइसेस के साथ मिक्स होकर के जो है वो अपनी क्वालिटी को लूज कर देता है। तो उस चीज़ को हम नॉइस कहते हैं। नॉइस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आ सकती है, या तो वो इंड्यूस नॉइस होती है, या थर्मल नॉइस होती है, या वो क्रॉस टॉक नॉइस भी होती है। नॉइस को मैं इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे अगर मैं अपने लेक्चर के दौरान पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक प्ले कर देता हूँ तो फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी साउंड के साथ साथ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी साउंड मिक्स हो रही होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सिग्नल के साथ अगर ऐसी इंपेयरमेंट होती है तो उसको हम नॉइस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। रेडियो वेव में और माइक्रोवेव में क्या फर्क होता है? जो रेडियो वेव्स होती हैं उन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज के बराबर होती है, जबकि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा होती है और 300 गीगाहर्ट्ज के दरमियान तक हो सकती है। तो सबसे पहला फर्क तो इन दोनों के दरमियान फ्रीक्वेंसी का होता है कि कोई भी 1 गीगाहर्ट्ज से छोटी जो फ्रीक्वेंसी की होंगी तो वो सारी रेडियो वेव्स कहलाएंगी, और 1 गीगाहर्ट्ज को क्रॉस कर जाएंगी तो फिर वो माइक्रोवेव्स कहलाएंगी। दूसरा जो अहम फर्क होता है इन दोनों वेव्स के दरमियान वो डायरेक्शन का होता है। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब कि ये सारी साइड्स के अंदर, यानी कि पूरी 4 डायमेंशंस के अंदर ये एक बैक वक्त ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि दूसरी तरफ माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कि सिर्फ एक सिमत में सिर्फ सेंटर और रिसीवर के दरमियान ट्रैवल कर सकती हैं और ये सारी डायरेक्शंस के अंदर ये ट्रैवल करने की सलाहियत नहीं रखती। तो ये पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव्स मूव करती हैं, जबकि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो चारों साइडों पर बिखर जाती हैं। तीसरा जो डिफरेंस है इनके दरमियान वो है पेनिट्रेशन का। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो वॉल्स को क्रॉस कर सकती हैं, यानी कि दीवारों के आर पार भी उन वेव्स को सेंड किया जा सकता है, जबकि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो जो है वो वॉल्स को या बिल्डिंग्स के बाहर ट्रांसफर नहीं की जा सकती क्योंकि वो वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखें, रेडियो वेव्स जो होती हैं हमारी, उनकी मदद से हम मुख्तलिफ केबल टीवी की ट्रांसमिशन या रेडियो ट्रांसमिशन जो FM और AM जो रेडियोज होते हैं उनकी ट्रांसमिशन को हम पॉसिबल रेडियो वेव्स की मदद से बनाते हैं। जबकि जो दूसरे हमारे सैटेलाइट नेटवर्क्स हो गए या वायरलेस लैन कम्युनिकेशंस हो गई या सेलुलर फोन्स हो गए, वो सारे के सारे हमारे माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाई OSI मॉडल इज ब्रोकन अप इन लेयर्स। तो सबसे पहले ये OSI मॉडल होता क्या है? OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिसका मतलब एक ऐसे प्रोटोकॉल्स को और एक ऐसे रूल्स के सेट को डिफाइन करना जिनके तहत तमाम दुनिया में जितनी भी जो नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है उसके लिए एक कॉमन यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का फायदा ये होगा कि हमारे पास पूरी दुनिया में जहां कहीं भी नेटवर्किंग सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा तो वो एक खास उसूलों के तहत बनेगा और उन उसूलों के तहत मुख्तलिफ नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करना आसान हो जाएगा। फर्ज करें अगर हर मुल्क के अंदर अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस और उनके कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हों तो हम इस तरीके से दुनिया में एक वाइड एरिया नेटवर्क तो क्रिएट ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर दो नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करने के अगर प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे, उनके सॉफ्टवेयर डिफरेंट होंगे, तो फिर उनको आपस में लिंक करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमने एक ये मॉडल बनाया और इस मॉडल के जरिए पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्किंग क्रिएट की जाती है वो इसी मॉडल पर की जाती है। इस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहली लेयर को हम फिजिकल लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर के अंदर हम जो नेटवर्क के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं कि किस किस्म के इक्विपमेंट्स लगेंगे, स्विचेस लगेंगे, केबल्स लगेंगे, तो वो सब फिजिकल लेयर में डिफाइन किए जाते हैं।
उसके बाद जो अगली लेयर है जिसको हम डाटा लिंक लेयर कहते हैं, ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि किस तरीके से हमारा जो डाटा ट्रांसमिट होगा मैक एड्रेसेस के ऊपर, वो सब का सब डाटा लिंक लेयर में एक्सप्लेन किया जाता है। जो डाटा लिंक लेयर होती है वो हमारे डाटा को जो कि सेंड किया जा रहा होता है उनको मुख्तलिफ पैकेट्स के अंदर जो है उनके पीसेस कर लेती है, जिनको हम फ्रेम्स कहते हैं, और फिर उसके बाद उन फ्रेम्स को जो है नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास होती है वो नेटवर्क लेयर होती है, और ये लेयर जो होती है ये हमारे पास ट्रांसफर करती है डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर। डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर में फर्क ये होता है कि डाटा लिंक लेयर किसी एक सेम नेटवर्क के ऊपर मौजूद दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा सेंड एंड रिसीव के लिए यूज होती है, जबकि नेटवर्क लेयर जो होती है ये किसी दो अलग अलग नेटवर्क्स के दरमियान डाटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है। और ये भी उसी तरीके से डाटा जो कि सेंड किया जा रहा होता है या रिसीव किया जा रहा होता है उनके पैकेट्स बना करके उनको सेंड करती है या रिसीव करती है। इस प्रोसेस को कि डाटा को जब सेंड किया जाए तो किस रूट से भेजा जाए, कैसे भेजा जाए, तो इस प्रोसेस को राउटिंग भी कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये मेक श्योर करती है कि जो हमारे डाटा की जो ट्रांसमिशन है वो रिलायबल हो और बिना किसी एरर के जो है ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सके। तो ट्रांसमिशन अगर बीच में किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, डाटा प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं होता, तो ये जो है लेयर फिर उसको ओवरलुक करती है और रिक्वेस्ट करके यानी कि दोबारा से उस डाटा की ट्रांसमिशन को रिकनेक्ट करती है। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ लेयर है उसको हम सेशन लेयर भी कहते हैं। ये लेयर जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो दो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसके दरमियान जो टाइम होता है जिसके दौरान कम्युनिकेशन लिंक ओपन होता है और डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो ये उस सेशन को ओवरलुक करती है। सेशन का मतलब यही होता है कि वो टाइम जिसके दरमियान दो जो है कनेक्टेड नोड्स के दरमियान यानी दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन लिंक ओपन होता है, तो उस टाइम को हम सेशन कहते हैं। सेशन लेयर जो है मेक श्योर करती है कि दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन लिंक का जो टाइम हो वो इतना हो कि डाटा आसानी से उनके दरमियान एक्सचेंज हो सके और सेशन क्लोज होने से पहले उनके दरमियान डाटा ट्रांसफर हो जाए और रिसोर्सेज को ज़्यादा देर वेस्ट ना करना पड़े। इसलिए जब उनका डाटा ट्रांसफर हो जाता है तो वो फिर सेशन क्लोज हो जाता है। सेशन लेयर की एक और ख़ास बात होती है कि यह डाटा की सिंक्रोनाइजेशन करती है और साथ साथ चेक पॉइंट्स क्रिएट करती है। सिंक्रोनाइजेशन और चेक पॉइंट्स का मतलब इस तरह से समझिए कि अगर फर्ज करें आपने एक 100 MB की फाइल को नेटवर्क पे ट्रांसफर करना है तो सेशन लेयर जो है उसके लिए छोटे छोटे से चेक पॉइंट्स बना देगी कि यानी एवरी 5 MB के बाद जो है वो एक चेक पॉइंट बन जाएगा कि ये डाटा का पैकेट 5 MB का ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से अगर फर्ज करें कि आपका 50 MB सेंड करने के बाद बीच में किसी वजह से जो है सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है ना, या वो जो हैंग हो जाता है और फिर आगे फर्दर पैकेट सेंड नहीं होते, तो फिर अगर आपकी जब कम्युनिकेशन लिंक यानी सेशन दोबारा से ओपन होगा और दोबारा से जो है वो डाटा ट्रांसफर शुरू करेगा, तो अगर उसने चेक पॉइंट्स बनाए हुए होंगे तो वो 50 MB का जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है डाटा पैकेट्स उसके बाद से ट्रांसफर करना शुरू करेगा। और अगर वो चेक पॉइंट्स ना होते, सेशन लेयर ने ये चेक पॉइंट्स नहीं क्रिएट किए होते, तो फिर हमें शुरू से जो है 0 MB से मतलब फर्स्ट MB से ही डाटा को रीसेंड करना पड़ जाता। उसके बाद हमारे पास जो 6th लेयर आती है उसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इंफॉर्मेशन रिसीव करती है एप्लीकेशन लेयर से और उसको कन्वर्ट कर देती है किसी यूनिफॉर्म ASCII या यूनिकोड के अंदर। ये ASCII कोड क्या होते हैं? ये कोड्स होते हैं जो कि दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम होते हैं, सेंडिंग डिवाइस के अंदर भी और रिसीविंग डिवाइस के अंदर भी। और इन्हीं कोड्स की मदद से हम डाटा की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान और जो है डाटा की ट्रांसफरिंग पॉसिबल होती है। साथ साथ इस लेयर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये जो बिट्स ट्रांसफर करती है उसको कंप्रेस करके उनके साइज को स्मॉल भी कर देती है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपने जब शुरू के चैप्टर्स कंप्यूटर के पढ़े थे तो हमने बताया था कि कंप्यूटर में जब आप ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर ए को नहीं समझता क्योंकि कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती है, बल्कि वो ए की जगह एक 8 बिट का कोड होता है ASCII का जो कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए जाता है, जो कि 8 0 और 1 की एक सीक्वेंस होती है। हर की जो आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं उससे एक 0 और 1 के 8 बिट्स का एक यूनिक कोड जनरेट होता है जो कि एक ASCII कोड होता है। इसी तरीके से जो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर जो भी डाटा होता है जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो वो एक खास कोडिंग के तहत कन्वर्ट होता है, तो वो जो कोडिंग होती है वो ASCII या यूनिकोड होती है। उसके बाद आखिरी जो हमारी लेयर आती है वो कहलाती है एप्लीकेशन लेयर।
ये जो लेयर होती है ये जो है ना इस बात की जो है ना गारंटी देती है कि भाई जो भी आपका जो डाटा ट्रांसफर हुआ है या जो भी आपकी एप्लीकेशंस वगैरह हैं उसको यूजर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करवाया जाएगा। इस एप्लीकेशन लेयर के जरिए आसान ज़बान में पॉसिबल होता है किसी भी यूजर के लिए उस डाटा को एक्सेस करना जो भी नेटवर्क के जरिए भेजा गया है या जो है जो रिसीव किया गया है। अगर ये लेयर ना हो तो फिर डायरेक्ट यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछता है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि आईएसओ या स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बनाने का मकसद क्या है। देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है काम को करने का एक डेजिग्नेटेड तरीका, जिसके जरिए काम किया जाए तो वो जो है काम बहुत अच्छी क्वालिटी या अच्छे स्टैंडर्ड पर परफॉर्म होगा। तो स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इनका जो बेसिक मकसद होता है वो ये कि किसी भी खास पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स को परफॉर्म देने की एक गाइडलाइंस को क्रिएट करना या अमेंड करना। तो ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स देने के इदारे होते हैं और इन्हीं इदारों की मदद से हमारे पास बहुत सी जो है काम करने के अंदर जो है इजी एक्सेस और जो है हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा नहीं होता तो जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या होती। आप मिसाल लें मोबाइल फ़ोन्स की। अगर हर मुल्क के अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स के अलग अलग डिज़ाइंस या प्रोटोकॉल्स होते या उनके कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स अलग होते तो फिर हम इस तरह से मोबाइल फ़ोन जो हम मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में जो बने होते हैं उनको अपने मुल्क में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे, इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास ट्रेड में बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि भाई ये चीज़ तो यहाँ पे आपके कंपैटिबल नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं या जो इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म रखने की वजह यही होती है कि वो पूरी दुनिया में जहां पर भी कहीं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा तो वो एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर सिखाया जाएगा ताकि वो दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क में किसी भी जगह पर परफॉर्म कर सकें। तो ये इस इदारे का स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद होता है कि वो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो हैं फील्ड्स हैं, जैसे केमिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है। तो हर फील्ड के अंदर जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं या जो इक्विपमेंट्स क्रिएट करते हैं तो उनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि उनके स्टैंडर्ड्स जो है वाजे करते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहते हुए हमें उन प्रोसीजर्स पे काम करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो कहता है लिस्ट 1 मेरिट एंड 1 डीमेरिट ऑफ ईच टोपोलॉजी। सबसे पहले टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क का डिजाइन कैसा होगा, यानी कि किस जो है टाइप का आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, किस डिजाइन का या किस आर्किटेक्चर का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो टोपोलॉजी यानी कि कनेक्शन के एतबार से हमारे पास 3 तरीके के नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं सिंपली तौर पे। सबसे पहली बस टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी एक ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो डिवाइसेस होते हैं वो सिंगल वायर के ऊपर, जैसा कि पिक्चर में नजर आ रहा है, वो कनेक्ट किए जाते हैं। ये जो सिंगल वायर होती है ये एक बैकबोन की तरह काम करती है और इस बैकबोन के ऊपर सारे डिवाइसेस इंटर कनेक्टेड होते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो इस सिंगल बैकबोन या सिंगल वायर के ऊपर की जाती है। अब इसका फायदा क्या है भाई। सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये सबसे चीपेस्ट नेटवर्क सेटअप होता है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता, बहुत आसानी से इसको क्रिएट किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर यहाँ कहीं भी वायर में किसी भी जगह पर कोई फॉल्ट आ जाए तो वो ट्रांसमिशन पूरे के पूरे नेटवर्क की डिस्टर्ब हो जाती है, यानी पूरा नेटवर्क समझ ले एक तरह से क्रैश हो जाता है और सिंगल वायर पे होने का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। सेकंड, हमारे पास जो नेटवर्क क्रिएट करने की टोपोलॉजी उसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि एक रिंग की शक्ल में सारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस डिजाइन की खासियत ये होती है कि एक जो कंप्यूटर होता है वो लेफ्ट एंड राइट पे 2 फर्दर कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये रिंग किसी शक्ल बन जाती है एक दायरे में जो कनेक्ट होते हैं, तो ये कहलाती है रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का फायदा क्या है। इस टोपोलॉजी का फायदा ये होता है कि इसमें किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है आपको कनेक्ट करने के लिए। ये सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और कोई इसमें हेड या कोई नेटवर्क सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। डाटा इसमें सर्कुलर फ्लो के अंदर या तो सिंगल डायरेक्शन में यानी सिंगल लेफ्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफर हो रहा होता है या किसी भी टर्मिनल से लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शंस में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो ये इसका फायदा भी है एक। इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि अगर जैसे कि बस टोपोलॉजी के अंदर अगर कहीं से वायर डैमेज हो जाता था
तो पूरा नेटवर्क जो है वो अफेक्टेड होता था। तो सेम यहाँ पर भी, चूंकि वायर तो वही सिंगल रहता है, तो अगर कोई भी एक टर्मिनल अगर फेल होगा तो उस टर्मिनल से आगे कम्युनिकेशन सेंड नहीं हो सकेगी। तो ये इसका एक जो है बहुत बड़ा डिमेरिट है। आखिरी हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजी उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जितनी भी जो आपके कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं या जो नोड्स होती हैं वो सारी की सारी एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती हैं या स्विच से कनेक्टेड होती हैं। तो सेंटर में जो हब या स्विच यूज किया जाता है वो तमाम डिवाइसेस को इंडिविजुअली कनेक्ट कर रहा होता है, और कोई भी डिवाइस जब इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो वो पहले सेंट्रल हब पे रिसीव होती है और फिर उस हब के बाद वो वहां से जो है किसी भी डेजिग्नेटेड मैक एड्रेस पर यानी किसी दूसरे डेजिग्नेटेड चैनल के ऊपर ट्रांसफर की जाती है। तो इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर जो है फेलियर या क्रैशिंग सबसे कम होती है, क्योंकि अगर कोई भी नोड या कोई भी वायर डैमेज होगा या लिंक डाउन होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कनेक्टेड यूजर का लिंक डाउन होगा, सबका एक साथ लिंक डाउन नहीं होता, क्योंकि सब इंडिविजुअली अलग अलग कनेक्टेड हैं। तो लिहाजा सबके पास जो है क्रैशिंग के चांसेस नहीं होते। इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि इस सेटअप को क्रिएट करने के लिए हार्डवेयर की रिसोर्सेज काफी ज्यादा चाहिए होती हैं और ये काफी कॉस्टली सेटअप होता है कि इसमें जो आप हब खरीदते हैं और जो वायरिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये सिर्फ एक एक्सपेंसिव सेटअप होता है, वरना टेक्निकली ये सबसे ज्यादा सुटेबल जो है नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ लैन, वैन एंड मैन, यानी कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं और उन तीनों की आपने एक एग्जांपल के साथ वजाहत करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लैन भी कहा जाता है। लैन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं किसी भी एक छोटी सी फिजिकल लोकेशन के अंदर, जैसे कि कोई एक रूम हो गया, एक घर हो गया या ऑफिस बिल्डिंग हो गई। तो किसी भी एक छोटी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर जो आप डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी मिसाल आपकी कंप्यूटर लैब हो गई कि अगर आपके स्कूल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जो कंप्यूटर्स के साथ मुख्तलिफ और भी दूसरे डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स वगैरह, अगर वो इंटरकनेक्टेड हैं एक छोटे से नेटवर्क के अंदर तो वो जो आपका नेटवर्क होगा वो लैन कहलाएगा। सेकंड हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से पहले आपको हम बढ़ाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से लैन के बाद जो दूसरा जो हायर लेवल का जो नेटवर्क होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो इसको मैन भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा सा ज्यादा वाइडली डिस्पर्स होता है। लैन जैसे एक बिल्डिंग के अंदर होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक लार्ज स्केल पर पूरे शहर या 2-3 शहरों के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके कुछ कैंपसेस कराची के अंदर हैं, इसी तरह कुछ लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, तो अगर वो यूनिवर्सिटी अपने तमाम कैंपसेस का एक नेटवर्क क्रिएट करती है मुख्तलिफ शहरों के एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे, तो वो उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क ही की एक मिसाल है। अगर आपका ज्योग्राफिकल एरिया किसी 2-3 शहरों से भी ज्यादा बड़ा हो जाए, यानी कि आप 2-3 कंट्रीज के दरमियान या पूरा एक ज्योग्राफिकली बड़ा एरिया में तो पूरी दुनिया को ही अगर आप इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो फिर कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज पर मौजूद मुख्तलिफ नेटवर्क्स का इंटरकनेक्ट। जो हम इंटरनेट यूज करते हैं यानी जो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है वो भी वाइड एरिया नेटवर्क की एक मिसाल है। तो इसकी मिसाल आपको जैसे अभी हमने बताया कि मुख्तलिफ आप बैंकों की मिसाल ले लें कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपसेस की तरह अगर जो बैंक्स भी हैं, अगर एक मिजान बैंक है तो वो सिर्फ कराची में थोड़ी ऑपरेट करता है, वो तो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। तो उसकी जितनी भी जो ब्रांचेज हैं वो सारी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरकनेक्टेड है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की एक मिसाल है। इसी तरह अगर कोई कंपनी जो है जैसे कोका कोला या पेप्सी है, वो तो एक मुल्क से भी ज्यादा बड़े एरियाज में ऑपरेट करती है, तकरीबन मोर देन जो है वो 100 कंट्रीज के अंदर उनके जो है ना ब्रांचेज हैं और वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को मैनेज करते हैं। तो इतने ढेर सारे जो इलाकों में उनकी जो प्रोडक्शन एंड सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो हमसे कहता है हाउ कैन वी मेजर बिट रेट एंड बाउड रेट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। बिट रेट और बाउड रेट जो होते हैं वो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर डाटा की स्पीड को मेजर करने के 2 तरीके हैं। बिट रेट जो होता है उसके जरिए हम किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको मेजर करते हैं,
जबकि बाउड रेट की मदद से पर सेकंड में कितने सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं या सिग्नल्स में कितना चेंज आ रहा है पर सेकंड में, उसको मेजर करने को बाउड रेट कहते हैं। एक सिग्नल के अंदर एक से ज्यादा बिट्स भी मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, बिट रेट जो होता है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाउड रेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट। इसी तरह बाउड रेट को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बिट रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट। तो ये दोनों यूनिट्स जो होते हैं वो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की स्पीड को मेजर करने के दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आप मुख्तलिफ नेट के पैकेजेस अगर लेते हैं तो उसमें उसकी जो इंटरनेट की जो ट्रांसफर स्पीड होती है उसको मेगाबिट्स में शो किया जाता है या गीगाबिट्स में शो किया जाता है। नॉर्मली तौर पे तो हमारे पास जो लोकल जो नेटवर्क्स जो प्रोवाइड करते हैं, जो केबल नेट प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी स्पीड जो होती है वो 2 MB, 5 MB, 10 MB इस तरीके से करके होती है। तो वो जो MB होता है वो मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। तो ये दोनों रेट जो है बिट और बाउड रेट सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की स्पीड मेजरिंग के लिए यूज होते हैं।